नमस्कार, जोहार। और भी है राहें में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग कोर्सेज़, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। हमारे जो मेहमान होते हैं इस कार्यक्रम में वो उस पर्टिकुलर करियर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और इसीलिए हम उस करियर का या उस कोर्स के बारे में आपको विस्तारित जानकारी दे पाते हैं। हमारा आज का विषय है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करियर की संभावनाएं और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने बीटेक की पढ़ाई बीपीयूटी उड़ीसा से की है और इन्होंने अपने एमटेक और पीएचडी की पढ़ाई बीआईटी मेसरा से की है। फ़िलहाल ये बीआईटी मेसरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और आज हमारे बीच इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं संजय त्रिपाठी, मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची में ईसीई डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये एक बजिंग फील्ड है। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी 12वीं के रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो जिन बच्चों को ईसीई में आगे जाकर के करियर बनाना है तो 12वीं के बाद क्या स्टेप लेना होता है, क्या प्रोसीजर होता है सर एडमिशन का? उन लोगों को पहले एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। जी सर। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उनको जो ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें अपीयर करना होगा एंड वो लोग ऑलरेडी अपीयर कर चुके होंगे अभी तक। जी। उसका 3 फेज में एग्ज़ाम होता है। जी। उसके मेन एक होता है आईआईटी एग्ज़ाम के लिए। उसी में वो लोग अगर क्वालिफाई करते हैं तो वो लोग आईआईटी में सिलेक्ट हो सकते हैं। जी सर, अगर हम बात करें कि पहले तो प्रोसीजर हो जाता है कि जेई का एग्ज़ाम देना है और उसके बाद फिर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजेस की। सर, कॉलेजेस की बात करें तो विश्व भर में भी अगर बात करें ईसीई को लेकर के और भारत में भी कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहां ईसीई की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है? कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज होगा तो उसमें ईसीई डिपार्टमेंट ज़रूर रहता है उसमें। जी सर। तो विश्व भर के बात अगर करेंगे तो उसमें जैसे द बेस्ट कॉलेज इज़ MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और इलिनॉयस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो सब USA में है। सिमिलरली सम कॉलेजेस आर देयर इन UK ऑल्सो, उसमें बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है। और इंडिया में अगर आप इंडिया के बारे में बात करेंगे तो IIT में सारे IIT में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस होती है। जी सर। अगर सर झारखंड की बात करें, झारखंड में कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ पर ईसी की अच्छी पढ़ाई होती है? झारखंड में आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है और प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसे आपका हो गया NIT जमशेदपुर हो गया, IIT ISM धनबाद हो गया और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें आपका ईसीई का पढ़ाई होता है। जैसे गुमला में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और झारखंड में विभिन्न जगह में गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उसमें आपका ईसीई का पढ़ाई होता है। और सर अगर प्राइवेट में द बेस्ट कॉलेज है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा। ऑब्वियसली ये हमारा सबसे पुराना कॉलेज है झारखंड का और उसमें पढ़ाई करने के लिए आपको जेई मेन एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाना होगा। वो जनरली आपको 30,000 के अंदर, इफ़ यू आर इन द ऑल इंडिया रैंक तो 30,000 के अंदर आना होगा। अगर आप झारखंड कोटा से आते हैं तो 50,000 के अंदर अगर आपका रैंक आती है तब आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। सर, अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें कि बच्चों की क्या एज लिमिट होनी चाहिए, 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए और कितने रैंक तक ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईसीई डिपार्टमेंट मिल जाएगा? पहला तो हो गया, जैसे एज लिमिट का बात करें, जी, आई थिंक इट इज़ 23। अच्छा, अप टू 23 दे कैन अपीयर द एग्ज़ाम। एंड सेकेंड हो गया आपका, हो गया आप पूछे कि वो परसेंटेज, 12th का परसेंटेज उन लोगों को 75% होना जरूरी है। ये इसी सेमिस्टर से और इसी ईयर से ये लागू किया गया है। जी सर। गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है तो उनको 75% चाहिए 12th में। जी सर। और सर अगर बात करें कि जो एडमिशन के लिए जेई का एग्ज़ाम होता है, सर ये कब, कितने डेट की अगर बात करें कि किस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्म्स आ जाएंगे और किस मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा? जनरली ये आपका ये प्रोसीजर आपका फरवरी मार्च में कंप्लीट हो जाती है। जी सर। एंड एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाती है और मई में एग्ज़ाम हो जाती है, जो कि IIT मेन के लिए। उसमें 2 फेज में होती है। जी सर। एक हो गया आपका जेई मेन और जेई एडवांस।
सर अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो सर जिन बच्चों को जेई के लिए अपेयर करना है तो वो क्या किस चीज़ की पढ़ाई करें, क्या कैसे प्रिपेयर करें उसके लिए सर? क्या एनसीईआरटी की किताब इनफ होती है सर? कहाँ से प्रिपेयर करें? उन लोगों को एनसीईआरटी की किताब कम्प्लीटली अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, वो इनफ हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उनको प्रिपरेशन ऐसे करना चाहिए कि ताकि वो लोग क्विकली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल पाएँ, बिकॉज टाइम इज़ अ वेरी मच कंस्ट्रेंट्स देयर। जी सर, तो कितना समय लगता है बच्चों को इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए? क्या साल भर का समय, या फिर मान लीजिए बच्चों का 12th का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद से अगर कोई पढ़ना स्टार्ट करे तो क्या जेई क्वालिफाई करना पॉसिबल है? 12th के बाद पढ़ने से क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो लोग 12th का जो पढ़ाई वो अच्छा से कर लेंगे, तो वो 12th के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी वो लोग क्वालिफाई करते हैं। जी सर, इमीडिएटली वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। जी सर, अगर बात करें कि कुछ बच्चों का मन होता है कि भारत में नहीं अब्रॉड जा कर के पढ़ें, तो ईसीई को लेकर के अगर कोई फॉरेन जाना चाहता है सर, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? 12th के बाद उन लोगों को जो जीआरई देना होगा, जीआरई दे के उसका जो जीआरई के रैंक के हिसाब से उन लोगों को अप्लाई करना होगा अलग अलग फॉरेन यूनिवर्सिटी पे, और हर फॉरेन यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोसीजर होता है। उस हिसाब से वो लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें वो लोग जाके बाहर पढ़ सकते हैं। बट जनरली इंजीनियरिंग के लिए लोग यहाँ पर इंडिया में रह के इंजीनियरिंग करते हैं, और हायर स्टडीज़ के लिए वो लोग प्रीफर करते हैं फॉरेन जाने के लिए। सर अगर बात करें कि मान लीजिए किसी बच्चों ने इंजीनियरिंग यहीं से की है, बीटेक यहीं से किया है भारत से, पर वो बाहर में जा कर के जॉब करना चाहते हैं, तो सर इसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? बाहर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ से कि वो स्टूडेंट्स जाके वो वहाँ भी जा सकता है, कंप्यूटर फील्ड में भी जा सकता है और इंडस्ट्री में भी आ सकता है। तो इंडस्ट्री ऑल्सो डिमांड्स द ईसी स्टूडेंट्स मच मोर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वो लोग जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन या सेंसर डिज़ाइन और सेंसर डेवलपमेंट उसमें कर रहे हैं। जैसे कि हमारा अगर इंडस्ट्री देखेंगे आप, नालको हो गया, IOCL हो गया, वो सब नवरत्न कंपनी है। तो नवरत्न कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए उन लोगों को बीटेक के बाद उन लोगों को एक एंट्रेंस टेस्ट, गेट एग्जाम देना पड़ता है। अच्छा। और गेट एग्जाम के थ्रू उन लोगों का वो रिटन टेस्ट हो जाता है, और उसी रिटन टेस्ट में लेके वो लोग इंटरव्यू में जाके फेस करते हैं कंपनी में, और कंपनी में जॉब आ जाती है उसमें। जी सर, जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं सर, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों में सर ECE करने के बाद बच्चों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं? जैसे हम बोले आपको कि पब्लिक में आपका दूरदर्शन में ही इसी इंजीनियर्स का आवश्यकता है। कम्युनिकेशन फील्ड में जैसे BSNL हो गया, और प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं उसमें, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब कम्युनिकेशन कंपनी में ECE का स्टूडेंट्स का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। और दूसरा हो गया जैसे कोई भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, उसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का ज़रूरत रहता है, तो वो भी ECE करके स्टूडेंट्स वहाँ पर भी ऑब्जर्व हो सकते हैं। जी सर, और प्राइवेट में सर बच्चे कितना का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ECE से उन्होंने इंजीनियरिंग की है तो? जनरली पैकेज डिफर्स, पैकेज वेरी करता है आपका 50,000 पर मंथ से लेके 1 लाख 2 लाख तक उनको पैकेज मिल जाती है अच्छा कंपनी में। जैसे अमेजन हो गया, गूगल हो गया, उसमें भी कंपनी में बच्चों लोगों को प्लेसमेंट हो जाती है। जी सर, सर अगर इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप जो है ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं बीटेक के, वो 3rd ईयर और 4th ईयर में स्टार्ट कर देते हैं इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप से सर प्लेसमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा रास्ता खुल जाते हैं सर बहुत सारे। एक्चुअली इंटर्नशिप जो है वो 2 टाइप का होता है। जी, एक हो गया कि वो इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करते हैं। जी सर। पेड इंटर्नशिप होता है, वेयर दे वांट टू गैदर सम मोर स्किल। जी, तो वो स्किल एक्वायर करने के बाद वो विन विन सिचुएशन हो जाता है इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज स्टूडेंट के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट यूज टू गो इन द 7th सेमेस्टर। 7th सेमेस्टर में जाते हैं वो लोग, वहाँ इंडस्ट्री में जब करते हैं तो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग करीब करीब 6 महीना और कभी कभी 1 साल का भी इंटर्नशिप करते हैं। तो इस इंटर्नशिप के बाद उनको प्लेसमेंट ऑफर उस कंपनी से आ जाती है। जी सर, अगर इंटर्नशिप की बात करें सर, तो हमारे झारखंड राज्य में कौन कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पर बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं ECE में? हम लोग का टाटा मोटर्स में है। जी सर। जैसे टाटा स्टील में है, और आपका हो गया कोई भी इंडस्ट्री, जैसे हम यहाँ रांची में ही सेल R&D है, उसमें सब उसी कंपनी में अगर वो लोग
कर रहे हैं इंटर्नशिप, तो अच्छा रहता है उन लोगों के प्लेसमेंट में। जी सर, अगर बच्चों का बीटेक हो गया है, 4 साल का बीटेक कंप्लीट होने के बाद सर अगर एमटेक करते हैं तो एमटेक करने से क्या क्या बेनिफिट्स है सर? एमटेक करने के लिए उनके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक करने के बाद उन लोगों को एमटेक के लिए 4-5 स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। जैसे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका स्पेशलाइजेशन इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, आपका VLSI हो गया, ये सब फील्ड में सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, ये सब फील्ड में वो लोग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और ये स्पेशलाइजेशन 2 साल का कोर्स होता है। सर मान लीजिए अगर ECE करके किसी को प्रोफेसर ही बनना है, क्योंकि सर आप खुद भी प्रोफेसर है, तो सर उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए उन लोगों को कम से कम एमटेक करना होगा और PhD करना होगा। जी सर। तो PhD कम से कम उनको PhD करने के लिए 3 साल का ज़रूरत है, एमटेक 2 साल का ज़रूरत है। तो बीटेक के बाद 5 साल में उन लोगों को वो कंप्लीट हो जाएगा। एमटेक प्लस PhD वो लोग कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सर ECE में बच्चे 4 साल का जो बीटेक होता है उसमें सर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है सर इसमें? जैसे नाम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट एंड द कम्युनिकेशन पार्ट उसमें पढ़ते हैं। जैसे हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। और कम्युनिकेशन में होता है एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ पढ़ते हैं कम्युनिकेशन फील्ड में। और उन लोग जब हायर सेमेस्टर में आते हैं तो ये सब कुछ स्पेशलाइज्ड पेपर पढ़ाते हैं। जैसे एंटीना हो गया, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, ये सब पेपर हम लोग स्पेशलाइज्ड पेपर पढ़ाते हैं। उसके साथ भी उन लोगों को कुछ कॉमन पेपर पढ़ना पड़ता है, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड पेपर्स भी वो लोग इसी करिकुलम में पढ़ते हैं। जी सर। सर अगर हम बात करें कि MBA जो एक फील्ड है जिसमें कि बहुत डाइवर्सिफाइड जगहों से लोग आते हैं, बीटेक करने के बाद अगर ECE में बीटेक करने के बाद अगर बच्चे MBA करते हैं तो उससे और कौन कौन सी राहें खुलती हैं? जब वो लोग MBA कर लेंगे तो उनका जो मैनेजरियल स्किल उसमें डेवलप हो जाएगा। जी सर। यहाँ पर हम लोग बीटेक में उनका जो टेक्निकल स्किल डेवलप कराते हैं, सो टेक्निकल प्लस मैनेजरियल स्किल विल बी वेरी गुड फॉर देयर प्लेसमेंट। जी सर। अगर बात करें PhD की रिसर्च वर्क में, तो ECE में सर अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो सर उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? जैसे वो हायर स्टडी जिसमें किया है, जनरली वो कैंडिडेट उसी में PhD करने का प्रीफर करता है, बिकॉज उसमें उसका वो स्पेशलाइजेशन हो गया। तो अगर मान लीजिए जैसे हम अपना स्पेशलाइजेशन इमेज प्रोसेसिंग में किए हैं, तो वो PhD हम अपना इमेज प्रोसेसिंग में ही कंटिन्यू किए, तो वो उसी स्पेशलाइजेशन में ही वो लोग अपना PhD करना चाहते हैं। और उसमें उन लोगों को कुछ पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन करना पड़ता है, कुछ नया शोध करना पड़ता है, और उसको इवालुएट करते हैं, कमेटी रहते हैं, और उसके बाद उनको PhD डिग्री मिलती है। सर रिसर्च के लिए सर कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं बच्चों को? रिसर्च में NIT में, IIT में, BIT में, जैसे उसी टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में अच्छा रिसर्च का फैसिलिटी है। हमारे BIT में भी बहुत अच्छा रिसर्च का फैसिलिटी है। और BIT में एक और फैसिलिटी मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि स्टूडेंट्स अगर कोई बीटेक के बाद अपना कंपनी खुद से खोलना चाहता है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, तो ये हम लोग वहाँ BIT में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कोई भी अगर प्रोडक्ट अपना बना के कुछ कंपनी बनाना चाहता है तो ये BIT मेसरा उनको सपोर्ट करती है, उनको कंपनी खोलने में सपोर्ट करती है, उनको वो स्टार्टअप खोलने में सपोर्ट करती है। ये फैसिलिटी हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे जो वाइस चांसलर सर हैं, इसी चीज़ को बहुत, डॉक्टर इंद्रनील मन्ना सर है, इसी चीज़ को वो अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। संजय जी अगर हम बात करें स्कॉलरशिप के बारे में, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियली उतने अच्छे घर से नहीं आते हैं, तो बीटेक के दौरान स्कॉलरशिप का क्या प्रोविज़न होता है ऐसे बच्चों के लिए? स्कॉलरशिप का प्रोविज़न बहुत अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट का भी स्कॉलरशिप है, झारखंड गवर्नमेंट अपना वेलफेयर डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स भी
इंडिविजुअल जिस कॉलेज में काम कर रहे हैं, जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। जैसे हमारे बीआईटी में जीपी बिरला स्कॉलरशिप है, वो हर स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो लोग कुछ टॉप अच्छा मार्क्स रखते हैं उसमें, तो उन लोगों को जीपी बिरला स्कॉलरशिप दिया जाता है। और कुछ इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जिनका कम है तो उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके लिए उनको अच्छा मार्क्स लाना होगा, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाना होगा। सर अगर बात करें कि ईसी करने के बाद बच्चों में क्या क्या क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं? उनके पास एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाते हैं, उनके पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी डेवलप होती हैं, उनके पास जो टेक्निकल ईसी का जो टेक्निकल फील्ड होता है उसी चीज़ का क्वालिटी डेवलप होते हैं उसमें। सर अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सर कोचिंग का बहुत ज़्यादा चलन है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी बच्चे जेईई की तैयारी करते हैं वो कोचिंग में ज़रूर एडमिशन ले लेते हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि कोचिंग में एडमिशन लेना ज़रूरी है या बच्चे खुद से भी इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? कोचिंग में एडमिशन लेने से उनको बहुत सारा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाता है। जी सर। अगर वो लोग वही वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं अपने से, तो और अपने से पढ़ के कम से कम 8 घंटा पढ़ना होगा जी। तो वो 8 घंटा पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, प्रिपेयर करेंगे तो उन लोगों को अच्छा रैंक ज़रूर मिल जाएगा उनको। जी सर। अगर हम बात करें ईसीई की हिस्ट्री के बारे में सर, तो इसकी पढ़ाई कब से स्टार्ट हुई और इसमें सर कब क्या पढ़ाया जाता है? जनरली आप अगर इंजीनियरिंग का बात करेंगे तो इंजीनियरिंग पहले 3 स्पेशलाइजेशन था। पहले था आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। जी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स अलग हुआ, एंड देन इन इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारा अलग अलग फील्ड निकला। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन निकला, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन निकला, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन निकला, ऐसा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आया कंप्यूटर साइंस, अभी कंप्यूटर साइंस के बाद आईटी के बाद अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे बीआईटी में अगर बात करेंगे तो 1955 में हम लोग का ईसीई स्टार्ट हो गया था जी, लॉन्ग बैक इन 1955 है। उसके बाद हम लोगों का ये अभी 120 का कैपेसिटी है, और इस ईयर से बीआईटी में 180 का कैपेसिटी हम लोग कर दिए हैं। ईसी स्टूडेंट्स 180 स्टूडेंट्स हम लोग ले रहे हैं, और उसमें से 50% झारखंड का स्टूडेंट्स ले रहे हैं और 50% अदर देन झारखंड सेंट्रली जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग आते हैं, 50% स्टूडेंट्स आते हैं। सर अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो ज़्यादातर बच्चों का पहला प्रेफरेंस होता है सीएस, उसके बाद अगर बच्चे चुनते हैं तो ईसीई को चुनते हैं। सर तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सीएस जैसा क्या ये बूमिंग सेक्टर नहीं है, और अगर है तो सर दोनों में सर डिफरेंस क्या है? सीएस में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि बहुत सारा प्राइवेट कंपनियां हैं जो उन लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उनका रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स है उनका प्रेफरेंस सीएस रहता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ईसीई कर रहा है उसको भी वही अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो कि विथ सम एडिशनल स्किल वो डेवलप कर लेगा, सॉफ्टवेयर स्किल वो डेवलप कर लेगा तो और उसको वो फ़ायदा क्या है कि वो हार्डवेयर सेक्टर में भी जा सकता है। जैसे कि हम बता रहे थे आपको, इंडस्ट्री में IOCL, BPCL तो नवरत्न कंपनी है, उसमें जा सकते हैं, और नहीं तो सेल और टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये सब में जा सकता है। जी सर, अगर हम बात करें कि ईसीई को लेकर के कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग में करियर नहीं बनाना चाहता है, पर उन्होंने ईसीई ही किया है और आगे जा कर के वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सर उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वो एक बार ईसीई का उनका नॉलेज आ गया है तो वो कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, वही एंड उसी प्रोडक्ट पर मार्केट डेवलप करके वो अपना कंपनी खोल सकते हैं। दैट वो इसी को ही हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं, स्टार्टअप एंड इकोसिस्टम, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके लिए बहुत सपोर्ट करती है। जब आपका स्किल इंडिया में अगर स्किल डेवलप कर लिए हैं तो आप जाके प्रोडक्ट डेवलप करके आप मेक इन इंडिया कंसेप्ट को भी मटेरियलाइज कर सकते हैं। जी सर, अगर बात करें कि ईसीई जो सर सब्जेक्ट है, इतना तो समझ में आता है क्योंकि इसका अगर फुल फॉर्म देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, पर अगर आप किसी लेमैन को समझाना चाहें कि ईसीई इंजीनियर क्या होता है, तो सर वो आप कैसे करेंगे? आप मोबाइल यूज कर रहे हैं? जी सर। तो मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उसका हर एक पार्ट ईसीई
इंजीनियर ही बनाता है। तो जी। उसको आप समझाइए कि देखिए ये जो मोबाइल, क्योंकि आजकल हर एक के पास मोबाइल है, तो जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं वो यही इसी इंजीनियर डेवलप करता है। उसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, उसमें हार्डवेयर भी होता है। तो दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नॉलेज जिसके पास होगा उसको हम लोग इसी इंजीनियर बोल सकते हैं। जी सर। तो सर ये जो 8 सेमेस्टर का जो पूरा बीटेक होता है सर, तो इसमें हर सेमेस्टर में सर क्या क्या पढ़ाया जाता है इसी में? जैसे कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच में पहला ईयर जो है वो कॉमन रहता है। जी सर। कॉमन टू ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वो कन्वेंशनल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आते हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में उन लोगों को इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जैसे पेपर पढ़ाया जाता है। और कुछ इंजीनियरिंग बेसिक इंजीनियरिंग जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब फर्स्ट ईयर में कोर्स रहता है। फर्स्ट ईयर के बाद उन लोगों का हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में उनका अलग अलग कोर्स हो जाती है। तो वो लोग इसी फील्ड में जब जाएंगे तो उसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ये सब पेपर वो लोग पढ़ते हैं हायर सेमेस्टर में जाके। और सबसे मतलब ऊपर जैसे 6 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर में जाते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देन योर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ते हैं। सर अभी अगर देखा जाए तो जो इंजीनियर्स हैं वो आपको हर सेक्टर में देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो जनरल कंपटीशन के सेक्टर्स में इंजीनियर्स हों, चाहे वो एमबीए के एग्ज़ाम्स में इंजीनियर्स हों। तो सर इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद बच्चे एज एन इंजीनियर जॉब करने के बजाय इन सारे फील्ड्स में सर क्यों आ रहे हैं? सर आपको क्या लगता है पर्सनली कि ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लोग इंजीनियरिंग अच्छा से पढ़े नहीं हैं, इसीलिए वो लोग आना चाहते हैं। और अपॉर्चुनिटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर पैसा ज़्यादा है, सो दे वांट टू प्रिफर दैट फील्ड। जी सर। बट इफ समबडी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो वो उसी अपना फील्ड में स्टिक करना चाहेगा। जैसे इसरो में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का ज़रूरत है। अभी चंद्रयान 3 में हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारा सेंसर लगा हुआ है उसमें, सो दैट वो चंद्रयान को हम लोग प्रॉपरली वहाँ लैंड करा पाएँ। उसके लिए कितना इंजीनियर का ज़रूरत है, एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम दैट। जी सर, क्योंकि इंजीनियरिंग एक वोकेशनल कोर्स है और ज़्यादातर जो लोग वोकेशनल कोर्स करते हैं, चाहे एग्जांपल ले लेते हैं मेडिकल का ही, तो अगर किसी ने एमबीबीएस किया है तो आगे जाकर के डॉक्टर ही बनते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें देखा जाता है कि बीटेक करने के बाद भी अलग अलग फील्ड्स में बच्चे चले जाते हैं। सर मैं आपसे अगर जानना चाहूँगी कि आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अगर आप ईसीई को लेकर के कोई गाइडलाइन देना चाहते हैं कि वो अगर ईसीई में आगे जाकर के करियर बनाए, तो सर वो मैसेज क्या होगा या वो गाइडलाइन आप कैसे देंगे? गाइडलाइन होगा मेरा कि आप हर एक सेमिस्टर में, अगर आप ईसीई करना चाहते हैं, हर एक सेमिस्टर में एक जरूर कोर पेपर रहता है। वो कोर पेपर को आप अच्छा से पढ़िए, सो दैट आपको ये आगे जाके जॉब में भी हेल्प करेगा। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं उसमें भी हेल्प करेगा आपको, और आप अच्छे से कहीं भी प्लेसमेंट आपका हो सकता है। सर अगर वैसे बच्चे जो अभी बहुत कन्फ्यूजन में हैं, जिनको कि नहीं पता है कि आगे जाकर के क्या करना है, तो सर ऐसे कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं जो उन बच्चों में हैं जो आपको लगता है कि अगर ईसीई में करियर बनाना है और ये क्वालिटीज़ हैं तो आपको ज़रूर इस फील्ड में आना चाहिए? जिसको कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इच्छा है जी, कि वो हम कुछ छोटा छोटा चीज़ बना के कुछ रोबोट जैसा बना लेंगे, या कुछ सेंसर जैसे वो कार मूवमेंट वाला बना लेंगे, या उस टाइप का इंटरेस्ट जिसको है, जिसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, वो स्टूडेंट्स ज़रूर ईसीई में आना चाहिए, ताकि वो लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट बना सकते हैं। और इसी चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट कर रही है कि आप अपना मेक इन इंडिया कंसेप्ट में आप अपने से बनाइए और उसको मार्केट करिए। सर अगर छोटे बच्चों में जिन्होंने अभी तक शायद कुछ भी नहीं सोचा है आपके आगे जाकर के लाइफ में क्या करना है, सर उन बच्चों में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ या इंटरेस्ट अगर हम देख सकते हैं जो आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि आगे जाकर के ये इंजीनियरिंग ही करेगा? जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जी। एक वाटर बॉटल हम लोग पानी पीने के लिए जाते हैं, तो
अगर आप एक बच्चा, मेरा ही बेटा हमको बोला कि पापा आप एक वाटर बॉटल ऐसा क्यों नहीं बना देते हैं कि वो हमको एक अलार्म दे देगा कि आप पानी पी लो बोल के। तो एंड रिसेंटली आई एम गोइंग टू डेवलप दैट आल्सो इन माय लैब। तो वो क्वालिटी आपको वो देखना चाहिए कि वहाँ पर कि वो क्यूरियोसिटी कितना है कि वो तो जानने का इच्छा कितना है जो बच्चा का। अगर जानने का इच्छा है तो वो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट डेवलप कर पाएगा और आगे जाके वो ज़रूर अपना कुछ एस्टैब्लिश कर पाएगा। जी सर आप भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी रिसर्च वर्क के बारे में बताइए। मैं जनरली इमेज प्रोसेसिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में रिसर्च करता हूँ। इमेज प्रोसेसिंग में हमारा जो कैमरा से कोई भी इमेज लेते हैं तो उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं मतलब उसका पिक्सल का वैल्यू चेक करते हैं और कुछ एनालिसिस करके उसका मान लीजिए हमको डिजीज़ देखना है या कोई प्लांट में डिजीज़ है या कोई सेल में कैंसरस सेल्स देखना है, तो ये सब फील्ड में हम लोग रिसर्च करते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। आज आपसे हमने बच्चों को ECE में लेकर के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास अवेलेबल हैं उन सब के बारे में हमने बात की, चाहे वो 12वीं के बाद प्राइवेट और पब्लिक कॉलेजेस के बारे में बात हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हो, या फिर जॉब के टाइम पर उनके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसर्च में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सब पर भी हमने चर्चा की है। इसके अलावा क्या क्या क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं ECE करने के बाद, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है पर आपने बहुत ही सरलता से इसे समझाया। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक आज इसे देख रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा इससे, और धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारा हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों को लेकर के आते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। हमारा आज का ये एपिसोड आप दूरदर्शन के YouTube चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं। DD झारखंड के नाम से वो चैनल है, और सिर्फ आज का ही नहीं और भी है राहें के पहले के भी एपिसोड अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर वो अवेलेबल है। इसके अलावा दूरदर्शन के किसी भी कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के YouTube पर देख सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको और भी है राहें की अगली कड़ी में, तब तक के लिए जोहार।